गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेलों का संयोजन है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से काम करता है ये जाना हमने, और सेल के अंदर क्या होता है, वैद्युत वाहक बल होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है और साथ में उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन हमें क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। हमें पता तो होना चाहिए कि हम सेलों का संयोजन क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जितने भी प्रकार के अभी तक सेल पढ़े, वो सेल जो हमने अभी तक जाना, वो या तो हमें 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के ही मिलते हैं। ठीक, और यदि मतलब 1.5 वोल्ट क्या है, उनका ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब वैद्युत वाहक बल। तो जितने भी प्रकार के सेल हमने देखे वो लगभग 1.5 वोल्ट ईएमएफ के यानी वैद्युत वाहक बल के पाए जाते हैं। अब यदि हमें कोई बड़ी मशीन चलानी हो, जैसे कि आपको कार का सेल्फ स्टार्टर स्टार्ट करना हो, चलाना हो, तो ये 1.5 वोल्ट से जो वैद्युत वाहक बल होगा ये इतना कम होता है कि वो सेल्फ स्टार्टर को नहीं चला सकता है। तो उस नहीं चला सकता है, क्यों नहीं चला सकता है? क्योंकि इससे मिलने वाला धक्का यानी पुश धक्का जो होगा, जो लगाएगा 1.5 वोल्ट का, वो काफी कम होगा। वो इतना ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देकर धक्का नहीं लगा पाएगा कि हमारी मशीन चल सके। तो हमें क्या चाहिए? हमें ज्यादा धक्का चाहिए उसको चलाने के लिए। ज्यादा धक्का का मतलब ज्यादा ऊर्जा चाहिए और साथ में ज्यादा वैद्युत वाहक बल चाहिए। ठीक, तो ये ज्यादा ऊर्जा हमें कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा वैद्युत वाहक बल को बढ़ा के। अगर हम ई को बढ़ा दें यानी ईएमएफ को बढ़ा दें तो हमें ज्यादा धक्का मिल जाएगा, ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगा। और ज्यादा ऊर्जा मिल गया यानी ऊर्जा का फार्मूला I²R। अगर ऊर्जा बढ़ा देते हैं तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धारा भी बढ़ जाएगा और साथ में वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ भी बढ़ जाता है। ठीक, तो जो कि 1.5 वोल्ट का सेल नहीं कर सकता है। तो हमें जरूरी है कि हम सेलों का संयोजन करें। ठीक, सेलों का कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत सारे कई सेलों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ के हम वैद्युत वाहक बल को बढ़ा लेंगे और वैद्युत वाहक बल को बढ़ा के धारा का भी मान बढ़ा लेंगे। ठीक, परिपथ से ज्यादा धारा का प्रवाह करा पाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब हमें ये ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल भी बढ़ाना है और साथ साथ में धारा का मान भी बढ़ाना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेलों का संयोजन करना पड़ेगा। ठीक, तो हम सेलों का संयोजन करते हैं, सेलों को जोड़ देते हैं। अब सेलों को हम जोड़ेंगे कैसे? तो सेलों को जोड़ने के लिए दो तरीके हम पढ़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहला हम लेते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी सीरीज में जोड़ देंगे। तो हमने यहां से ये सेल जोड़ना स्टार्ट किया। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो इसको भी हम दिखा देंगे ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे। ठीक, और ये कहां तक चलेगा? ये डॉट 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 एन सेल तक। कई सारे सेल होंगे। ठीक, हमें नहीं पता है कितने सेल हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत सारे सेल हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो ये हो गया हमारा सेल का कॉम्बिनेशन। और इसका वैद्युत वाहक बल कितना होगा? ई होगा। वैद्युत वाहक बल कितना होगा? ई होगा। ठीक, हमने कितने सेल जोड़े हैं? एन सेल जोड़े हैं, कई सारे। किसमें? श्रेणी क्रम में। ये क्या है? उसका आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। तो ये हमने आर से आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिया। ठीक, और ये हमारा सेल कंप्लीट हुआ। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये। ठीक, अब हमारे सेल का जो टर्मिनल होगा वो हमें कौन सा मिलेगा?
तो हमारे सेल का यहाँ से 2 टर्मिनल मिलेंगे, एक इधर और एक इधर मिल जाएगा, मिलेगा ना। यहाँ से मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला टर्मिनल मिल जाएगा, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए ये क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप बिल्कुल प्लस माइनस को इस तरीके से जोड़ेंगे कि प्लस के साथ फिर माइनस वाला किसके साथ जुड़ रहा है, प्लस के साथ, एकदम ऐसे जैसे कि आप टॉर्च में बैटरी लगाते हैं। आपने कभी टॉर्च में बैटरी लगाया होगा तो देखा होगा कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो निगेटिव वाले टर्मिनल को ऐसे लगाते हैं, ये हुआ उसका पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसे हम आपस में कनेक्टेड करते हैं। तो ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं बैटरीज का, टॉर्च में बैटरी डाल रहे हैं, ये हम किस श्रेणी में डालते हैं, तो ये हम श्रेणी संयोजन करते हैं बैटरियों का। ठीक, अब इसके बाद ये हमारे पास बैटरी हो गया, सबके पास उसका वैद्युत वाहक बल अपना है ई है, और सबके पास आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। अब हम इसको किससे जोड़ देंगे, अब इसको हम जोड़ देते हैं बाहरी प्रतिरोध से, यानी लोड से, यानी बल्ब टीवी जो भी हमें चलाना है इसको हम बोलेंगे बाहरी प्रतिरोध। अगर बल्ब टीवी यहाँ पे चला रहे हैं तो वो भी एक प्रतिरोध ही हुआ जो आवेश को यूज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने डाला बाहरी प्रतिरोध जिसको बोला आर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर हम यहाँ से कोई आवेश यहाँ से प्रवाह होना स्टार्ट हो रहा है, अगर आवेश यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा बी से ए के तरफ, तो इसको पूरे अंदर से गुजरना पड़ेगा ऐसे, मतलब यहां से इस बैटरी के पास आएगा, इस सेल के पास आएगा, तो उसे कितनी ऊर्जा मिलेगा, कितना वैद्युत वाहक बल मिलेगा, ई मिलेगा। यहाँ पे आएगा फिर से ई मिला, यहाँ पे आएगा फिर ई मिला, यहाँ पे आया फिर ई मिला। मतलब ई जितने बैटरी आप लगा के रखेंगे सीरीज में वो सबसे ऊर्जा को प्राप्त करते जाएगा, जितनी सबके पास ऊर्जा होगी वो उसको देते जाएंगे। इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होते जाएगा, गुणा होते जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तब यहां पे हम बोल सकते हैं यहां पे कुल ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, सबके पास वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है। जब हमने किसी आवेश को यहां से प्रवाह कराया तो ये सबके साथ गुजर रहा है, तो हमने कितने सेल जोड़ रखे हैं, एन सेल जोड़ रखे हैं, तो सबके साथ ऊर्जा वो ले रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम यहां लिखेंगे एन ई, मतलब एन गुना। ठीक, इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध या फिर एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सब सेलों के पास आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहां से गुजर रहा है तो ये आर भी मल्टीप्लाई होते चले जाएगा, तो हम बोलेंगे कितना हुआ, एन आर हुआ। और जब हम बात करेंगे कुल प्रतिरोध की, कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ में कितना पड़ रहा है, ये भी तो प्रतिरोध ही है, ये भी प्रतिरोध है, लेकिन ये बैटरी के अंदर वाला है, सेल के अंदर वाला है, ये हमारा बाहरी प्रतिरोध है जो हमने अलग से लगा के रखा है। तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, और दोनों को आप जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा क्या, कुल प्रतिरोध एन आर प्लस आर, जो कि ये किस में होंगे, एक श्रेणी में होंगे, इसका एन आर और इसका भी आर, तो ये श्रेणी में जुड़ेंगे तो एन आर प्लस आर हो गया, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब यहां से अगर हमें धारा चाहिए, अगर हमें धारा निकालनी है, धारा यानी आई, अगर हम श्रेणी के लिए पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, इसको हम आई एस कर लेते हैं। ठीक, आई एस मतलब सीरीज में धारा। तो धारा का फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से कितना होता है, V अपॉन आर होता है। V क्या है, विभवांतर है, आर प्रतिरोध है। तो यहाँ पे इस पूरे बैटरी में विभवांतर कौन सा है, विभवांतर ये सारे वैद्युत वाहक बल हैं। तो हमारे पास कुल वैद्युत वाहक बल कितना है, एन ई है, और कुल प्रतिरोध कितना है, एन आर प्लस आर। कैपिटल आर हमारा बाहरी प्रतिरोध है और स्मॉल आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, ये हो गया हमारा आई एस, जो क्या है, वैद्युत धारा है। ठीक,
अगर आपको लिखना है कहीं पे तो आप लिख भी सकते हैं कि जो हमारा E है वो वैद्युत वाहक बल है, R आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R बाहरी प्रतिरोध है। ठीक, अब देखिए तो ये हुआ धारा का मान। अब मुझे बताइए आप, अगर आपको कोई 6 वोल्ट का बल्ब जलाना है, 6 वोल्ट का आपको अगर बल्ब जलाना है और आपके पास बैटरी है 1.5 वोल्ट की, तो आप बैटरी को किस में जोड़ेंगे? श्रेणी में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे? तो आंसर होगा कि हम बैटरी को श्रेणी क्रम में एक के बाद जोड़ेंगे। और कितने बैटरी जोड़ेंगे आप? अगर आपके पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है और 6 वोल्ट का बल्ब जलाना है तो कितने बैटरी जोड़ेंगे आप? 1.5 3 और 3 3 6, तो यानी आप 4 बैटरी जोड़ेंगे, तब जाके आपको 6 वोल्ट का ऊर्जा मिलेगा और आपका बल्ब जलेगा। ठीक, तो और एक चीज और कि कभी भी आपसे जब पूछा जाए कि ईएमएफ को बढ़ाने के लिए या फिर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम सेलों को किस में जोड़ते हैं, तो आप बताएंगे हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करने के लिए? वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ या फिर वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ठीक, अब यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, इसको मैं अब मिटा रहा हूं। ठीक, अब हमें धारा का कंपैरिजन करना है। धारा का हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करेंगे अब इसकी। ठीक, हम देखते हैं कि एक सेल के लिए धारा, एक सेल के लिए कितना धारा होगा? अगर हमारे पास बहुत सारे सेल हमने जोड़ा था तो NE/NR प्लस R आया है, एक सेल के लिए कितना हो जाएगा? E हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 2 स्थितियां देखेंगे। पहली स्थिति क्या रहेगी? पहली स्थिति रहेगी हमारी कि जब इनकी तुलना करेंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध, जब बाहरी प्रतिरोध यानी कैपिटल R काफी बड़ा होगा किसके? आंतरिक प्रतिरोध से। जब ये कैपिटल R काफी बड़ा होगा इस आंतरिक प्रतिरोध से, तो इस केस में हम अपने डिसीजन को, निर्णय तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो राशि बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, हम इसको 0 मान लेते हैं। तो ये R क्या हो जाएगा हमारा? ये 0 हो जाएगा, 0 के लगभग। तब यहाँ पे हमारा धारा का मान कितना हो जाएगा? IS। तो हम देखते हैं कि IS अगर ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? E/R, ये हो जाएगा। ठीक, E/R। और यदि हम बात करें N सेल के लिए, तो कितना हो जाएगा? ये NE/R, IS बराबर NE/R। तो क्या यहाँ पे धारा का मान बढ़ा? तो बिल्कुल बढ़ा। अगर यहाँ पे धारा का मान एक सेल का इतना था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे हमने N सेल जोड़ा तो ये NE/R आ रहा है, यानी वैद्युत वाहक बल बढ़ जा रहा है। वैद्युत वाहक बल बढ़ गया यानी ऊर्जा ज्यादा मिला, तो हमारा धारा का भी मान बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे I का मान क्या होगा? बढ़ता है। ठीक, अब देखिए दूसरी स्थिति क्या होगी हमारी? सेकेंड स्थिति में, दूसरी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जब R काफी छोटा होगा इसके स्मॉल r से, यानी बाहरी प्रतिरोध छोटा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो इस केस में हम कैपिटल R को 0 मानेंगे। तो जो हमारा IS आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम फिर कैपिटल R को कर देंगे 0, तो ये आ जाता है हमारा NE/NR हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 0, तो NE/NR और N आपस में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा E/R। ठीक, E/R, एक सेल के लिए भी E/R। और यहाँ पे हमने देखा कि जब ये बाहरी प्रतिरोध बहुत छोटा है आंतरिक प्रतिरोध से, फिर भी आ रहा है कितना? धारा का मान E/R। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो I है, धारा का मान है, नहीं बढ़ता है।
हम ये सिचुएशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्थितियां क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझिए आप। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि धारा का मान कब बढ़ता है और कब नहीं बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा बाहरी प्रतिरोध यानी आर, चाहे आप फ्रिज, टीवी या कुछ भी मशीन चला रहे हैं, जब बाहरी प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से, तो हम ये पाते हैं कि जो धारा होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ के NE/R बना लेता है। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि जब ये बाहरी प्रतिरोध हमारा बहुत छोटा होता है किसके मुकाबले, R के, जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो उस केस में जो धारा प्रवाह होता है परिपथ से वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ठीक, जितना एक सेल के लिए था E/R उतना ही आता है E/R। ठीक, बात समझ में आई? ये नहीं बढ़ता है, ये आप लिख लेंगे। तो ये था श्रेणी क्रम में संयोजन। एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि जब हम श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो इसका वैद्युत वाहक बल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैद्युत वाहक बल क्या होगा, बढ़ता है, इसीलिए तो हम श्रेणी क्रम में कर रहे हैं जिसको। वैद्युत वाहक बल भी बढ़ता है और साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बढ़ के कितना हो जाता है, NE हो जाता है और NR हो जाता है। ठीक, ये था श्रेणी क्रम में संयोजन। आगे पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजन। देखिए, अब समांतर क्रम में संयोजन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को बना लेते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ पे हमने बैटरी बनाया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरी बैटरी बनाया हमने ये जिसका आंतरिक प्रतिरोध, एक तीसरी बैटरी बनाया हमने ये और इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, हम इनको सबको कनेक्ट कर लेते हैं, ये जोड़ देते हैं, संयोजन कर लेते हैं, कंबाइन कर लिए। ठीक, अब यहां से हमें दो टर्मिनल चाहिए, दो सिरे चाहिए, जिसको हम आगे लोड के साथ जोड़ेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, इसको हम बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। ये बैटरी का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये उसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R और वैद्युत वाहक बल E। अब इसको हम ले जाके किसके साथ जोड़ेंगे, इसको ले जाके हमें लोड के साथ जोड़ना है जो कि एक बाहरी प्रतिरोध होगा। इसको हमने ले जाके यहाँ जोड़ दिया, ये और ये इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि जब आप किसी एक आवेश को यहाँ B से A की तरफ ले जाते हैं, तो ये जब यहां से ऐसे आएगा, तो ये अगर ये ऊपर से ऐसे जाता है तो इसके रास्ते में कितने सेल पड़ते हैं, इसके रास्ते में एक सेल पड़ेगा। ठीक, तो एक सेल से जितना उसे ऊर्जा मिलेगा उतना ही तो ऊर्जा यहाँ इसके पास पहुंचेगा, A के पास, है कि नहीं। अगर यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और उसने इस रास्ते से गया तो एक सेल का वैद्युत वाहक बल उसे मिला E और वही पहुंचा किसके पास, A के पास। हमने कोई दूसरा आवेश भेजा, उसने रास्ता चूज किया ये वाला रास्ता। जब ये इस रास्ते से गया तो यहां भी उसको वैद्युत वाहक बल कितना मिलता है, E ही मिलता है, और वो ले जाके पहुंचाया किसके पास, A के पास। हमने कोई एक तीसरा आवेश भेजा, उसने ये और ये रास्ता छोड़ के नीचे वाले रास्ते से गया। नीचे वाले रास्ते से जब जाता है तो वहां भी उसको वैद्युत वाहक बल E ही मिलता है और वही जाके पहुंचता है किसके पास, A के पास। तो हम इसमें ये देखते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन रास्ते में जो वैद्युत वाहक बल है जिसकी मात्रा E है, समान है, एक जैसा है, वो वही मिलता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कुल EMF कितना, कुल EMF का मतलब वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल कितना हम लिखेंगे, NE लिखेंगे, हैं? श्रेणी क्रम में हम लोग NE लिखे थे, यहां भी लिखेंगे क्या, यहां नहीं लिखेंगे, वो श्रेणी क्रम में था,
मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपस में जुड़े थे तो वो कनेक्टेड थे, तो गुना बढ़ता जा रहा था ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल। लेकिन यहाँ पे वैद्युत वाहक बल हमें एक ही मिल रहा है हर रास्ते में, तब यहाँ पे हम लिखेंगे केवल ई, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं। जो था हर बैटरी में एक जैसा ही मिलेगा, ये बढ़ता नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, वहां पे सेल किसमें जुड़े थे, श्रेणी में जुड़े थे, तो हमने एनआर लिखा था। अब यहाँ पे हम एनआर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सेलों का हमें प्रतिरोध तो सबसे गुजरना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम एनआर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम समांतर का फार्मूला यूज करेंगे और ये हो जाएगा आर अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, और जैसे जैसे हम जितना सेल जोड़ते चले जाएंगे समांतर क्रम में, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक, एन हमने बढ़ाया तो इसको हम लिखेंगे आर अपॉन एन, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुल प्रतिरोध हमें कितना मिला, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना मिलेगा, ये वाला हिस्सा जो किसमें है, समांतर में है, हमने उसको आर अपॉन एन है आंतरिक, बाहरी प्रतिरोध हमारा आर है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन एन प्लस आर। इसको और अच्छे से जब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, तो एन का मल्टीप्लाई आर के साथ होगा, ये हो जाएगा एन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन डिवाइडेड में एन। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, कि इससे धारा हमें कितना मिलेगा, धारा, वहां पे हमने आईएस लिखा था, क्योंकि ये पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ पे हम आईपी लिख देते हैं। तो धारा कितना हो जाएगा, टोटल विभवांतर कितना, टोटल विभवांतर है हमारे पास ई है, ये हो गया ई अपॉन टोटल प्रतिरोध एन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, ये एन जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा एन ई एन आर प्लस आर, ये आया हमारे पास आईपी धारा। अब मुझे आप देख के बताइए कि श्रेणी वाला जो आपने फार्मूला भी डिराइव किया था, क्या वो यही था, ये नहीं था, वहां पे अंतर था। क्या अंतर था कि यहाँ पे एन ई अपॉन एन के साथ कैपिटल आर है, वहां पे एन के साथ स्मॉल आर था। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल आर के साथ एन है, श्रेणी में ये स्मॉल आर के साथ एन था, तो ये आ गया हमारे पास आईपी। अब हम करेंगे इनकी तुलना। ठीक, तुलना कैसे करेंगे, हम लेंगे एक सेल के लिए धारा, एक सेल के लिए धारा, एक सेल के लिए धारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आर प्लस आर। पहली स्थिति हम बनाएंगे, पहली स्थिति में हम देखेंगे कि जब हमारा ये जो कैपिटल आर यानी बाहरी प्रतिरोध है, ये काफी बड़ा है किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, इस केस में हम स्मॉल आर को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक, स्मॉल आर हो गया हमारा 0, तो जब ये आर 0 हुआ, तो अब यहाँ पे आप आर को 0 लिखिए, तो आईपी कितना, आईपी हो जाएगा हमारा एन ई अपॉन एन आर, ये 0 हो गया, एन एन कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ई अपॉन आर। तो आईपी आया हमारे पास ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर किसके बराबर होगा, एक सेल के धारा के बराबर होगा। तो क्या हमने देखा इसमें कि आई का मान बढ़ा क्या, तो आई का मान यहाँ पे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा, अगर हमारा बाहरी प्रतिरोध काफी बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो उससे मिलने वाला धारा एक सेल के धारा के बराबर होता है, ई अपॉन आर। अगर 0 कर देंगे तो ई अपॉन आर होगा। तो हमने देखा धारा का मान
नहीं बढ़ेगा। ठीक, दूसरा केस हमने बनाया, केस नंबर 2। इसमें क्या किया कि आर को काफी छोटा कर दिया स्मॉल आर से, तो ये कैपिटल आर हमारा हो गया 0, और कैपिटल आर जब 0 होता है तो ये कितना हो जाएगा, आई पी का मान हो जाएगा। कैपिटल आर को 0 कीजिए तो ये हो जाता है एन ई अपॉन आर, ये हो गया हिस्सा हमारा 0, तो एन ई अपॉन आर। तो आई पी आया यहाँ पे एन ई अपॉन आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए धारा का मान बढ़ गया, एन के साथ मल्टीप्लाई हो गया वैद्युत वाहक बल। ठीक, तो जब हम प्रतिरोध को छोटा कर देंगे, बाहरी प्रतिरोध को, किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, तो उस केस में आई यानी वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे ईएमएफ की, ईएमएफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हमने देखा था कि सब में ईएमएफ ई ही होता है सब सेल के लिए। तो ईएमएफ यहाँ पे एक जैसा रहता है, ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई परिपथ है, उसमें हमने कई सारे सेल को जोड़ना है और कई सारे सेल को जोड़ के हमें ईएमएफ को बढ़ाना है। तो बताइए आप सेलों को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में, समांतर में या फिर मिश्रित क्रम में। तो आप बताएंगे ईएमएफ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको बोला जाता है कि किसी परिपथ में हमें धारा का मान बढ़ाना है, तो बताइए कि आप उसको सेलों को किस में जोड़ेंगे। तो आप सेलों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप धारा का मान भी बढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ में विभवांतर यानी वैद्युत वाहक बल भी बढ़ाना चाहते हैं, तब आप सेलों को किस में जोड़ेंगे। तो आंसर होगा आपका मिश्रित क्रम में। जब भी आप दोनों चीजों को बढ़ाना चाहेंगे, धारा को भी और वैद्युत वाहक बल को भी, तो उस कंडीशन में आप सेलों को मिश्रित संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक, ये था सेलों का संयोजन। इसको आप अच्छे से डिराइव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, ये डेरिवेशन ही आता है आपके एग्जाम में, और ये छोटे छोटे उससे क्वेश्चंस आते हैं और प्रूफ करने के लिए भी बोल देता है कि उस कंडीशन के लिए बताइए जब ये कैपिटल आर काफी छोटा हो स्मॉल आर से यानी आंतरिक प्रतिरोध से, या फिर जब बाहरी प्रतिरोध बड़ा होता है आंतरिक प्रतिरोध से, तो उस कंडीशन में क्या क्या केसेस बनते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।